नमस्कार साथियों, इजी मल्टी सोल्यूशन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में, जो कि आजकल जितने भी अच्छे नौकरी के लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या किसी भी ब्रांच के लिए, तो उसमें स्किल टेस्ट पूछे जाते हैं। तो आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाता है और स्किल टेस्ट से सभी लोग भयभीत रहते हैं, घबराते हैं। तो घबराने की बात नहीं है। स्किल टेस्ट के लिए बेसिक चीज़ें जो हैं वो आज हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ आपको जानकारी रखना है ताकि स्किल टेस्ट में प्रॉब्लम ना हो। स्किल टेस्ट के लिए सबसे पहले आपके जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, अगर आप आईटीआई के हैं तो आईटीआई के बुक में, और आप डिप्लोमा के हैं तो डिप्लोमा के बुक में, स्किल टेस्ट के लिए आपके लिए प्रैक्टिकल दिया रहता है लास्ट में। जो आपके बेसिक मेन थ्योरी के सब्जेक्ट होते हैं उसके लास्ट में जब बुक ओपन करेंगे तो लास्ट में प्रैक्टिकल के लिस्ट दिए रहते हैं। उन सभी प्रैक्टिकल को आपको अच्छे से स्टडी करना है। उसमें प्रैक्टिकल के बारे में क्या, मान लीजिए रेक्टिफायर का प्रैक्टिकल करना है आपको। रेक्टिफायर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए रेक्टिफायर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए रेक्टिफायर, ये सब रेक्टिफायर सभी लोगों के लिए आते हैं। तो रेक्टिफायर का स्टडी करना है। तो रेक्टिफायर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी होगा। तो रेक्टिफायर के लिए सबसे पहला एलिमेंट हमारा आता है कि ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमें जानना होगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा। तो ट्रांसफार्मर आपको पहचानने आना चाहिए, ये बेसिक हो गया। इनपुट साइड किधर रहेगा, आउटपुट साइड किधर रहेगा, ये भी पहचान में आना चाहिए। ये स्किल टेस्ट का यहाँ से शुरुआत होता है कि आप पहचान कर लिए। पहचान करने के बाद उपयोग उसको कैसे करना है, ये आपको जानकारी रखना होगा। दूसरा, ट्रांसफार्मर के बाद आपको क्या मिलेगा, एक डायोड आता है। डायोड, अब डायोड तो हम लोग पढ़ते हैं, डायोड पढ़ते हैं तो सिर्फ इस तरह से सिंबल में पढ़ लेते हैं ये डायोड है। लेकिन आप ओरिजिनल में डायोड को पहचानेंगे कैसे, उसके लिए भी पहचान निर्धारित किया गया है। तो डायोड कैसे बना होता है, आप अगर देखे नहीं होंगे तो ये एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो डायोड कुछ इस तरह से बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है और यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी लगी होती है यहाँ पर, और इसमें से इस तरह से निकले रहते हैं टर्मिनल्स, ठीक है। इसको एनोड बोला जाता है, इसको कैथोड बोला जाता है। इसको एनोड बोला जाता है, इसको कैथोड बोला जाता है। ये पहचान आपको ज़रूर आना चाहिए। और इस डायोड का नंबर क्या होता है, 1N4007। तो ये डायोड हमारा नॉर्मल डायोड है, नॉर्मल डायोड। इस तरह से अभी आप सभी लोगों को ये दिखा करके भी हम आपको फिगर से समझाएंगे कि ये कौन सा कंपोनेंट है। तो उसके बाद रेक्टिफायर के लिए क्या हो गया, डायोड। ज़रूरी जो चीज़ें हैं उसको पहले जानना ज़रूरी है। तो एक हो गया ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। दूसरा डायोड। तीसरा क्या आएगा, कहा जाता है लोड रजिस्टर। जैसे कि पहले आपको एक इस तरह से मान लिया जाए हाफ वेव रेक्टिफायर का डिज़ाइन करना है, बोल दिया गया। तो एक यहाँ ट्रांसफार्मर लगा होगा, ट्रांसफार्मर से आउटपुट जाएगा इस तरह से, और हाफ वेव रेक्टिफायर करना है डिज़ाइन तो इस तरह से एक प्रतिरोध जुड़ा होता है। तो इसको लोड कहा जाता है, लोड रजिस्टर। ये वेरिएबल नेचर का भी हो सकता है, नॉन वेरिएबल का भी हो सकता है। तो इसको RL लोड कहा जाता है। लोड मतलब जो भी हम यंत्र, जो भी हम डिवाइस लगा करके इस्तेमाल में लाएंगे इस रेक्टिफायर यूनिट के बाद, इस रेक्टिफायर यूनिट के बाद वो हमारा कुछ DC मिलना चाहिए। तो DC मिलने के लिए रेक्टिफायर में एक कंपोनेंट और लगता है, इसी के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है जिसको हम लोग फिल्टर बोलते हैं। तो अगर कहा जाए कि रेक्टिफायर डिज़ाइन कीजिए तो इस स्किल टेस्ट में आपका ये डिजाइनिंग के लिए देखा जाएगा कि आप डिवाइस और कंपोनेंट अच्छे से पहचान पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ट्रांसफार्मर, डायोड और रजिस्टर, ये आपको उठाना होगा। इतने से काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद हमें कनेक्टिंग वायर्स भी चाहिए, तार, कनेक्टिंग वायर्स हमें चाहिए। तो तार तो आप बिल्कुल ले लेंगे। उसके बाद कनेक्शन करना होगा। ये डायोड यहाँ पर रखा है तो इधर P साइड है, इधर N साइड है। तो इसको कैसे रखेंगे,
जैसा कि हमने बताया है कि डायोड में इस तरह से होता है। इसको P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं। इसको एक तार से यहाँ सोल्डरिंग कर देंगे या जैसा भी वहाँ पर व्यवस्था रहेगा, हाथ से कनेक्ट करना होगा तो वायर को इसमें जोड़ देंगे हाथ से। उसके बाद ट्रांसफार्मर जब रहेगा तो ट्रांसफार्मर से 2 वायर निकले रहते हैं इधर। ये DC का रहेगा, DC नहीं रहेगा, सॉरी, स्टेप डाउन का रहेगा। यहाँ पर 220 वोल्ट लिखा रहेगा, इधर 606 कुछ ऐसे लिखा रह सकता है, या 6 लिखा रहेगा, पिक टू पिक वोल्टेज। ट्रांसफार्मर में आगे की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि हाँ ज़रूरी है कवर किया जाए तो ट्रांसफार्मर के बारे में भी कवर किया जाएगा। तो नॉर्मली इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि 220 वोल्ट जो है हमारा इनपुट साइड है, जो कि डायरेक्ट घर की सप्लाई से जोड़ी जाएगी, और इधर जो निकलेगा एक वायर डायोड से जोड़ दिया जाएगा। दूसरा वायर किससे जोड़ा जाएगा? एक प्रतिरोध से, और इसको ले जा करके इस तरह से तार को जोड़ देंगे। और फिर से फिल्टर की बात आई, फिल्टर कहाँ जोड़ेंगे? इस लोड के रजिस्टर के पैरेलल में। रजिस्टर के पैरेलल में कहाँ होगा? या तो यहाँ पर जोड़ सकते हैं या इस साइड में जोड़ सकते हैं, दोनों साइड में कहीं भी जोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो इस तरह से ये फिल्टर जुड़ जाएगा। तो मान लीजिए हमने इधर जोड़ दिया। अब इसके बाद फिल्टर पर एक स्विच लगा सकते हैं। स्विच किस लिए लगेगा? स्विच इसलिए लगेगा कि बिना के फिल्टर के आउटपुट कैसे होगा, और विदाउट फिल्टर आउटपुट कैसा होगा, विथ फिल्टर आउटपुट कैसा होगा। फिर एक मल्टीमीटर का हमें ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है, मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर चलाने आना चाहिए। फिर मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा, तो मल्टीमीटर से वायर निकालेंगे। एक रेड का वायर होता है, एक ब्लैक का वायर होता है, ठीक है। तो रेड का वायर हमेशा ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल जिधर होता है उधर रखना चाहिए, और ब्लैक का वायर जो होता है उसको नीचे वाले टर्मिनल यानी कि नेगेटिव वाले टर्मिनल पर रखना चाहिए। इससे जो भी वोल्टेज रहेगा हमारा, अगर स्विच ऑन है सभी, और ये फिल्टर का स्विच अगर ओपन है, फिल्टर का स्विच अगर ऑन नहीं किया गया है, तो हमारा बिना फिल्टर का आउटपुट यहाँ पर दिखाएगा कितना वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब इसको ऑन कर दिया जाए तो फिल्टर ऑन हो गया, स्विच को ऑन कर दिया गया तो ये वाला सप्लाई भी ऑन हो गया। तो फिल्टर के साथ हमारा आउटपुट कितना आएगा ये चेक किया जाएगा आउटपुट में। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल इस तरह से माना जाएगा कि आप ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं। और अगर आप इसको हूबहू अच्छे से, जैसे कि बुक में लिखा होता है उस हिसाब से, उद्देश्य क्या है, उसके बाद रीडिंग कितनी आई है, अच्छे से टेबल ड्रा कर दिए हैं, तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा इसमें और आप पास हो जाएंगे। अगर आउटपुट आता है तभी आप स्किल टेस्ट में पास माने जाते हैं। आउटपुट नहीं ला पाए तो स्किल टेस्ट में आप फेल हो गए। अगर आउटपुट आ गया तो आप पास हैं। उसके बाद आप अच्छे से टेबल को अच्छे से एक्सप्रेस कर दिए, लिख दिए, तो उसमें माना जाएगा कि आप बहुत बेहतर हैं। तो चलिए अब धीरे धीरे इसी ज़रूरत के लिए छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको धीरे धीरे जान लिया जाए। उसके बाद कोई एक एक प्रैक्टिकल करके हम लोग धीरे धीरे वीडियो बना करके और यूट्यूब पर अपडेट करते रहेंगे, ताकि आप सभी लोगों का मदद मिलता रहे और हमारा जो बताया रहे इससे आप लोग सीखते रहें। देखिए ये क्या है, 5x4 पिन बटन स्विच है, ठीक है। ये पुश बटन स्विच है। जैसे ही ये बटन हम दबाएंगे तो अगर ये नीचे की तरफ दब गया तो ये स्विच ऑन माना जाता है, और बटन जब ऊपर की तरफ चला जाता है तो बटन ऑफ माना जाता है, पुश बटन वाला होता है। तो देखिए अगर ये ऊंचाई थोड़ी सी कम है इस तरह से, तो इसको हम ऑन मानेंगे, और ऊंचाई यही बाहर की तरफ निकला रहेगा तो इसको ऑफ मानेंगे, ठीक है। इस स्विच को ख़त्म कर दिया गया। इसका पहचान और उपयोग क्या है? पहचान क्या है ऐसे देख करके आप पहचान लेंगे। उपयोग क्या है? किसी भी डीसी सप्लाई को मेक और ब्रेक यानी कि ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। तो स्विच का इस्तेमाल क्या है? नॉर्मल सी बात है, स्विच का इस्तेमाल हमें किसी भी सर्किट को मेक और ब्रेक के लिए यूज किया जा सकता है। अब देखिए अगला हमारा कंपोनेंट है पीओटी, पोटेंशियोमीटर। ट्रिमर टाइप का पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। ट्रिमर पोटेंशियोमीटर इसको बोला जाता है। मार्केट में जाएंगे तो आपको ट्रिमर पोटेंशियोमीटर मिलेगा इस तरह से। उसका आपको रेंज भी बताना होगा, कितने किलो ओम का चाहिए ट्रिमर।
तो रेंज होता है, जैसे कि 1 किलो ओम का है तो ये 0 से 1 किलो ओम तक बताएगा, 0 से 1 किलो ओम। ट्रिमर का स्पेसिफिकेशन नहीं, यूँ कहें कि सर्किट डायग्राम इस तरह से होता है। ये एक अलग से जो ऊपर आप देख रहे हैं घुमाने वाला स्थान है, स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमा करके इसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। मान लीजिए 1 किलो ओम है तो इसको थोड़ा सा मैं और एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। तो इसका इस तरह से रेजिस्टेंस का स्केल होता है और ऐसा इसका सतह बनाया जाता है कि ये ऊपर से इसको स्लाइड किया जा सके, खिसकाया जा सके, इधर से उधर खिसकाया जा सके। तो अब अगर यहाँ पर हम ओम मीटर लगा दें, एक ओम मीटर है, यहाँ पर ओम मीटर है, तो देखिए इस तरह से ओम मीटर तो कनेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो फिक्स रेजिस्टेंस की तरह आएगा, इसलिए ओम मीटर को यहाँ से कनेक्ट नहीं करेंगे। थोड़ा सा ये क्लियर बनाने के लिए एक बार फिर से बना रहा हूँ मैं। तो देखिए एक टर्मिनल यह हो गया, एक टर्मिनल यह हो गया और एक टर्मिनल यह हो गया। 3 टर्मिनल पोटेंशियोमीटर में होते हैं, ठीक है। तो यह जो होता है टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करता है। इसको ले जा करके हम यहाँ पर अगर ओम मीटर में जोड़ दिए हैं, ओम मीटर या मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड में रख देंगे तो ये रेजिस्टेंस बताएगा। अब यहाँ पर है तो देखिए अगर यह 1000 ओम है पूरे रेंज में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1000 है, बीचों बीच रहेगा तो कितना होगा, इधर 500 ओम रहेगा, इधर 500 ओम रहेगा, बीचों बीच रहेगा तो इसमें 500 रीडिंग बताएगा। और यही चीज़ अगर बीचों बीच ना होकर के किसी एक किनारे पर हो जाए, यही चीज़ यहाँ से अगर हो तो बताइए, यहाँ से लेकर के ऐसे 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 यहाँ तक आ गए हैं तो कहीं भी रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस नहीं मिला। जब रेजिस्टेंस नहीं मिला तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं 0 ओम। यहाँ से यहाँ तक हम चले आए, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला, केवल कंडक्टर वायर मिला, तो 0 ओम। और यही चीज़ पोटेंशियोमीटर का यही टर्मिनल अगर यहाँ से ना होकर के यहाँ से रहे, यहाँ से आ जाए, यही स्लाइड करके यहाँ कर दिया जाए, तब क्या होगा, मैक्सिमम अगर 1000 ओम का है तो टोटल 1000 मिलेगा। यानी कि 0 से लेकर के 1000 के रेंज में इसको स्लाइड करके हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसके रेजिस्टेंस को। और ये वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम करता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, करंट डिवीजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर पोटेंशियोमीटर का काम यही है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना। उसको आप किस तरह से इस्तेमाल ले सकते हैं वो आपके स्किल के ऊपर है। तो पहचान गए इसको। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 5x TIP122। इसका नाम है डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर। डार्लिंगटन एम्पलीफायर आप लोग जानते होंगे, डार्लिंगटन पेयर जानते होंगे। तो डार्लिंगटन पेयर क्या है, कुछ नहीं है, एक बीजेटी का सेट है। इस तरह से बीजेटी होता है, तो कॉमन कलेक्टर मोड में इसको कनेक्ट किया गया है। तो इसका सर्किट कलेक्टर को क्या कॉमन करना है, यानी कि इसका कलेक्टर इधर है, इसका कलेक्टर इमीटर इधर है, इसका बेस इधर है, ठीक है। तो इसका कलेक्टर इधर, इसका इमीटर इधर और इसका बेस इधर, 2 ट्रांजिस्टर हो गए। दोनों के कलेक्टर को एक साथ जोड़ना क्या है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, एक साथ जोड़ देना। यहाँ पर कॉमन का मतलब ये है। और यहाँ पर VCC सप्लाई दे देते हैं। तो ये जो होता है हमारा, इसका अगर हमारा बीटा 1 है, इसका बीटा 2 है, तो गेन अगर बीटा 1 और बीटा 2 है तो ओवरऑल गेन क्या होता है, 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 1 बीटा 2। और बीटा 1 और बीटा 2 अगर हाई है तो यह वेरी हाई कंडीशन के लिए सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए 100 है अगर बीटा, तो 100 × 100 1000 हो गया, 1000 नहीं, देखिए कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो 100 10,000 के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, 1 तो और भी छोटा है, तो इसलिए इन सब को हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका ओवरऑल बीटा कितना होता है, ओवरऑल बीटा 1 बीटा 2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ गेन। तो ये डार्लिंगटन हमारा पेयर होता है इस तरह से। यानी कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें इन दोनों ट्रांजिस्टर को एक साथ कनेक्ट करके रखा गया है, ये डार्लिंगटन पेयर है।
डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए इमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, ये पहचानने के लिए डार्लिंगटन पेयर है TIP 122 होना चाहिए। और बेस देखिए सबसे लेफ्ट साइड वाला, अगर इस तरह से आप रखते हैं, इसका जो इस पीछे वाला सिंक वाला पार्ट है पीछे रखें और ये जो ब्लैक पोर्शन है अपने आगे रहे, तो ये लेफ्ट साइड में बेस होगा, इसका मिडिल टर्मिनल कलेक्टर होगा और राइट साइड इमीटर होगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। हमारा अगला कंपोनेंट है 555 टाइमर IC। 555 टाइमर IC, इस पर लिखा रहेगा यहीं पर 555, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ 555 है, तो अच्छे से यहाँ पर प्रिंट नहीं आ पाया है, तो ये 555 टाइमर है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं क्या लिखा है 741। 741 क्या लिखा है IC, तो 741 से क्या आप समझेंगे, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प, जो कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए होंगे। इस तरह से सिंबल यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इस तरह से टर्मिनल निकले होते हैं, इस तरह से आउटपुट निकला होता है। इसको इन्वर्टिंग बोलते हैं, इसको नॉन इन्वर्टिंग बोलते हैं। यहाँ पर पावर सप्लाई जोड़ा जाता है प्लस का, यहाँ ग्राउंड जोड़ा जाता है, यानी कि माइनस का पावर सप्लाई कर सकते हैं या ग्राउंड कर सकते हैं, जो आप जोड़ें आपके सर्किट के अकॉर्डिंग। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का IC है। ठीक है, और ये क्या है, टाइमर IC है, टाइमर IC 555। तो ये इतना कंप्लीट हुआ। अभी आगे और भी कंपोनेंट्स हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में देखते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसका पार्ट 2 बनाया जा रहा है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले वीडियो के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप उसको ओपन करके डायरेक्ट अगला लिंक देख सकते हैं पार्ट 2 के लिए।